नमस्कार, मैं हूं श्रेया वासुदेवा और आप देख रहे हैं जनता संवाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब नाटो देशों को ज्वाइन करने की अपनी जिद को छोड़ दिया है। वो अब धीरे धीरे रशिया की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर उन्हें ये शर्तें माननी थी तो उन्होंने यूक्रेन के लोगों को युद्ध में क्यों झोंका। रशिया ने युद्ध विराम के लिए जो 4 शर्तें रखी थी उन पर जेलेंस्की बात करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जेलेंस्की ने कहा है कि वो अब इस बात को समझ चुके हैं कि नाटो रशिया के साथ टकराव से डरता है और इसीलिए यूक्रेन को अपना सदस्य देश नहीं बनाना चाहता। इसीलिए यूक्रेन ने यह तय किया है कि नाटो देशों को ज्वाइन करने के लिए कोई भीख नहीं मांगेंगे। मतलब युद्ध विराम के लिए पुतिन ने जो पहली शर्त रखी थी उस पर जेलेंस्की ने एक तरफ से अपनी सहमति दे दी है। रशिया की दूसरी शर्त ये थी कि जेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दें और जेलेंस्की ने इस पर भी बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। तीसरी शर्त ये थी कि यूक्रेन क्राइमिया पर रशिया के नियंत्रण को सैद्धांतिक मंजूरी दे और ये स्वीकार करे कि वो क्राइमिया पर कभी अपना दावा नहीं करेंगे। और इस मांग पर भी जेलेंस्की ने पुतिन से बात करने की सहमति जताई है। चौथी मांग ये है कि रशिया की ये थी कि जेलेंस्की अपनी सेना को सरेंडर करने के लिए कहे और जेलेंस्की इसके लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वो सैन्य संघर्ष को शांति वार्ता से सुलझाना चाहते हैं। इसके अलावा रशिया की तरफ से भी ऐसे संकेत दिखाए गए हैं कि युद्ध विराम लागू करने पर वो विचार कर रहे हैं। रशिया ने स्पष्ट किया है कि उसका मकसद यूक्रेन को मौजूदा सरकार और राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने का नहीं है और रशिया यूक्रेन को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। एक बड़ा सवाल ये है कि जेलेंस्की को ये सारी शर्तें माननी थी तो उन्होंने अपने देश को युद्ध में क्यों आग में झोंक दिया। क्योंकि जेलेंस्की ने नाटो को लेकर जो रुख अपनाया है, अगर वो यही सोच पहले लेते तो शायद ये युद्ध ही नहीं होता और यूक्रेन के हजारों लोग और सैनिकों की जान नहीं जाती। लेकिन जेलेंस्की से गलती हो गई और उन्होंने उन पश्चिमी देशों पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लिया जो कभी भी किसी के सगे साबित नहीं हुए हैं। युद्ध के 14 दिन हो चुके हैं और इन 14 दिनों में यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो से भी मदद मांगी, इसमें जिसमें कि उन्हें इन देशों ने सिर्फ और सिर्फ केवल इनकार किया है, जिससे जेलेंस्की के नेतृत्व क्षमता और उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जेलेंस्की को ऐसा लग रहा है कि अगर रशिया ने यूक्रेन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अमेरिका और दूसरे पश्चिम देश अपनी सेनाएं लेकर यूक्रेन पहुंच जाएंगे और यूक्रेन की रक्षा करेंगे। लेकिन इन देशों ने ऐसा कुछ नहीं किया और जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा अपमान नहीं हो यही हो सकता है कि जिस नाटो पर वो भरोसा करके उन्होंने रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने का जोखिम उठाया, उसी नाटो ने ये कह दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिसमें रशिया को ये लगा कि वो भी इस युद्ध में शामिल है, जिससे इससे जेलेंस्की के नेतृत्व क्षमता और उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जेलेंस्की को ऐसा लग रहा था कि अगर रशिया ने यूक्रेन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अमेरिका और दूसरे पश्चिम देशों अपनी सेनाएं लेकर यूक्रेन पहुंच जाएंगे और यूक्रेन की रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जेलेंस्की के फैसले लेने की ये गलतियां और शायद इसका एक बड़ा कारण ये है कि उनके पास वैश्विक राजनीति और कूटनीति का कोई लंबा अनुभव नहीं है। अगर उनके पास अनुभव होता तो शायद वो यूक्रेन के इतिहास से सीख लेते और नाटो पर कभी भरोसा नहीं करते, क्योंकि नाटो ने इन्हीं देशों ने बुदापेस्ट मेमोरेंडम के दौरान यूक्रेन पर परमाणु हथियार नष्ट कर दिए थे और फिर इस समझौते की शर्तों का भी पालन किया था। शर्त ये थी कि भविष्य में कभी यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन की रक्षा करेंगे। लेकिन इन देशों ने क्या किया वो सबके सामने है।
अमेरिका और पश्चिमी देशों की कड़वी सच्चाई ये है कि इन देशों ने यूक्रेन को आरोप का नया अफगानिस्तान बना दिया है। आज पूरी दुनिया रशिया इकलौती ऐसी देश है जो इस समय सबसे ज़्यादा आर्थिक और दूसरे प्रतिबंधों का सामना कर रही है, जबकि अमेरिका के मामले में चीन जैसे देश जो छोड़कर किसी और देश ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। और ये स्थिति भी तब है जब अमेरिका गलत आरोप लगा रहा है और दुनिया के इस 15 से ज़्यादा देशों को युद्ध में बर्बाद कर चुका है, और वो ऐसा 5 बातों के आधार पर कर रहा है। पहला है लोकतंत्र की बहाली, दूसरा है मानव अधिकारों का उल्लंघन, तीसरा है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का खतरा पर कर दुनिया को डराना, चौथा है किसी देश के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया की शांति के लिए खतरा बनाना, और पांचवा है आतंकवाद। इनके आधार पर अमेरिका अब तक कई देशों को बर्बाद कर चुका है और अफगानिस्तान और इराक जैसे देश में उसने अपनी सेनाएं भेजकर वहां युद्ध जैसी स्थिति पैदा की है। जबकि सच ये है कि अमेरिका ने इन देशों में जिन बातों को आधार बनाकर सैन्य संघर्ष शुरू किया है, वो बातें कभी साबित ही नहीं हुई। उदाहरण के लिए अमेरिका ने कहा था कि इराक में सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन विकसित कर लिया है जो दुनिया की शांति को भंग कर सकता है। इस आधार पर उसने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को भी फांसी की सजा दी, लेकिन आज तक ये बात साबित नहीं हुई कि इराक के पास केमिकल वेपन था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या देशों ने, ये संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए अमेरिका पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है? जवाब है कि इन मुद्दे पर किसी देश ने अमेरिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। आपको बता दें कि पिछले साल काबुल में अमेरिका की सेना के एक ऑपरेशन में 9 बेकसूर नागरिक मारे गए थे। तब भी संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए अमेरिका को मानवाधिकार के उल्लंघन का दोषी नहीं माना था। और आपको पता है कि ये संस्था अमेरिका जैसे देशों पर पाबंदियां क्यों नहीं लगा पाती? इसका कारण है यूनाइटेड नेशन, WHO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक और तमाम ऐसी संस्थाएं जो कि इन सभी को अमेरिका और पश्चिम देशों ने नहीं बनाया है, और इन्हें सबसे ज़्यादा फंडिंग भी इन्हीं देशों से मिलती है। अब सोचिए, जिन संस्थाओं ने अमेरिका का प्रभाव होगा वो अमेरिका पर प्रतिबंध क्यों लगाएंगे? उदाहरण के लिए रशिया ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन में ऐसी 30 लेबोरेटरीज है जहां यूक्रेन की सरकार अमेरिका की मदद बायोलॉजिकल वेपन विकसित कर रही है, और खुद अमेरिका ने भी इस बात को माना है कि यूक्रेन में सबसे उसकी फाइंडिंग इससे बायोलॉजिकल लैब चलाई जा रही है, यह केवल रिसर्च की जा रही थी। अब सोचिए, अगर इस तरह के लैब्स रशिया में मदद से बेलारूस या सीरिया जैसे देशों में चलाई जा रही होती तो अमेरिका क्या करता? अमेरिका इन लैब्स को दुनिया की शांति के लिए खतरा बताता और अपनी सेना भेजकर युद्ध करा देता।